स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। और आज हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 6 पार्ट सेकेंड होगा। और यहाँ पार्ट में हम देखने वाले हैं 5 अंक वाले दीर्घ उत्तरी प्रश्न के उत्तर, जो कि होंगे वंशागति का आणविक आधार से संबंधित। और ये न्यू क्वेश्चन बैंक संपूर्ण प्रश्न हल सहित आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर ये प्रश्न बैंक जो है विमर्श पोर्टल द्वारा संशोधित जारी जो प्रश्न बैंक है 2021, ये उसी के अंतर्गत प्रश्न इसमें शामिल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पर आज के हमारे 5 अंक वाले दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के उत्तर। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, जीन संकल्पना की प्रमुख 5 विशेषताएं लिखिए। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं जीन संकल्पना की 5 प्रमुख विशेषताओं की। तो जीन संकल्पना जो थी इसे सटन और ब्रिजेस मूलर तथा मार्गन ने प्रतिपादित किया था। और इनके अनुसार जीन्स में निम्न विशेषताएं होती है। तो देखिए जीन संकल्पना का मतलब होता है कि जो जीन्स होते हैं उसकी जो कल्पनाएं इन्होंने की थी उसमें क्या क्या विशेषताएं होती जीन्स में, उसी को हमें बताना है। तो जो जीन संकल्पना है ये इन वैज्ञानिक सटन, ब्रिजेस मूलर और मार्गन के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। तो देखिए जीन्स के बारे में तो आप जो जानते हैं वही उसकी विशेषताएं हो जाती है, जैसे कि ये गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। अब ये कोई नई बात नहीं है, आप सभी जानते ही हैं, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं। तो जो जीन्स होते हैं वो गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये जीवों के फिजियोलॉजिकल लक्षणों का निर्धारण करते हैं, यानी कि जो जीव होते हैं जैविक उनके लक्षणों का ये जीन्स निर्धारण करते हैं। इसी के साथ साथ ये विशिष्ट लक्षण वाली क्रियात्मक इकाई कहलाते हैं और इनमें स्वयं के अनुलिपिकरण करने की क्षमता होती है। इसी के साथ में इनमें उत्परिवर्तन भी होता है और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जनकों के द्वारा पहुंचती हैं। तो बहुत सारी जो बातें हैं वो आप ऑलरेडी जानते हैं, कुछ एक पॉइंट जो हैं वो आपके लिए नए हो सकते हैं। तो इस प्रकार से 5 विशेषताएं आपको यहाँ पर जीन संकल्पना के बारे में बता देना है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, डीएनए आरएनए में क्या अंतर है। बहुत अच्छा प्रश्न है, केमिस्ट्री में भी आता है, बायोलॉजी में भी आता है और ये सिंपल सा प्रश्न है पर मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। तो यहाँ पर डीएनए की यदि बात करते हैं तो डीएनए जो होता है ये केंद्रक में पाया जाने वाला गुणसूत्र में पाया जाता है। और आरएनए जो होता है ये मुख्यतः पाया जाता है कोशिका द्रव्य में। इसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, इसमें राइबोस शुगर होती है। इसमें जो क्षार होते हैं डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन। यहाँ पर क्षार होते हैं आरएनए के अंदर एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन, है ना। तो इसमें थायमिन की जगह पर एक यूरेसिल का चेंजेस होता है, बाकी सेम वैसे ही है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो ये अनुवांशिक गुणों के स्थानांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। देखिए अनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण ये भी करता है, परंतु ये कुछ जीवों में होता है, निम्न कोटि के जो जीव होते हैं जैसे विषाणु वगैरह के अंदर, और ज्यादातर जो विकसित जीव होते हैं उनमें ये प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। तो इस प्रकार से हम 4 अंतर इनमें बता सकते हैं और भी अंतर आप जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे अंतर इसमें बन जाते हैं। आगे बात करते हैं, डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है, ये ग्रिफिथ ने इसके पक्ष में क्या प्रमाण दिया, उसका रेखा चित्र सही से समझाना है। तो देखिए रेखा चित्र जो है ग्रिफिथ का जो चूहे पर किया गया प्रयोग है ये आप यहाँ पर रेखा चित्र में देख पा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जो रेखा चित्र में आप देख पा रहे हैं तो ग्रिफिथ ने यहाँ पर क्या प्रयोग किया था और कैसे ये बता दिया था कि डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है। तो चलिए थोड़ा सा समझते हैं इसके प्रयोग के बारे में। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे, ग्रिफिथ ने 1920 में चूहे पर प्रयोग किए थे और उन्होंने बताया था इस आधार पर कि डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है। तो उन्होंने क्या किया था कि निमोनिया पैदा करने वाले डिप्लोकोकस न्यूमोनी के उग्र विभेद एसेगेन को चूहे के अंदर प्रवेश कराया। तो देखिए एक उग्र विभेद है जो डिप्लोकोकस न्यूमोनी है उसका, तो यहाँ पर एसेगेन यहाँ पर ये, ठीक है। तो ये क्या कौन सा विभेद है, तो ये यहाँ पर उग्र विभेद है, ठीक है। अब ये क्या करता है कि चूहे के अंदर निमोनिया जब एसेगेन प्रवेश कराया तो उसे निमोनिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर ये निमोनिया हो जाता है, चूहा मर जाता है, डाइस लिख रहा है यहाँ पे। और लेकिन जब इसके निमोनिया ना पैदा करने वाले जो अनुग्र विभेद है आरसेकेन को चूहे में प्रवेश कराया तो उससे निमोनिया नहीं हुआ। अब देखिए ये जो विभेद है यहाँ पर आरसेकेन ये उग्र था, मतलब जिससे निमोनिया हो जाता चूहे को और चूहा मर जाता है, ठीक है। और यहाँ पर ये अनुग्र विभेद है,
मतलब इससे चूहे को इतना कोई परेशानी नहीं होती है और चूहा जो होता है जिंदा रहता है, वो नहीं मरता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं चूहा लाइव से है, यानी कि जीवित है। ठीक है, अब थर्ड में उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने इन दोनों को आपस में मिला लिया। ठीक है, और इनका जो मिश्रण था, मिश्रण मिला करके आर्सेगेन का और जो था, इन दोनों को मिलाया और फिर उसके बाद में चूहे को दिया। तो देखिए क्या हुआ, अब इन्होंने तीसरे प्रयोग में क्या किया कि अनुग्र विभेद के जीवित सदस्यों और उग्र विभेद एसिगेन के सत्व के मिश्रण को चूहे में प्रवेश कराया। मतलब कि जो जीवित सदस्य थे उनके अनुग्र विभेद के जीवित सदस्यों और उग्र विभेद के जो असत्व मिश्रण को चूहे में प्रवेश कराया, तो उसे निमोनिया हो गया। जब इन चूहों का विश्लेषण किया गया तो इनमें दोनों विभेद पाए गए, मतलब जो एसिगेन था वो भी और अनुग्र विभेद जो था आर्सेगेन। तो इस बात को प्रमाणित करता है कि एसिगेन के अंदर सत्व में कोई भी ऐसे पदार्थ थे जिन्होंने आर्सेगेन को एस थर्ड में बदल दिया, और अध्ययनों से ज्ञात हुआ कि जो यह पदार्थ था ये ही डीएनए था। तो इस प्रयोग से ये प्रमाणित होता है कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ के रूप में यहाँ पर कार्य कर रहा है। अब देखिए थर्ड में क्या हुआ कि यहाँ पर चूहा फिर से मर गया, थर्ड में भी, है ना। तो यहाँ पर भी चूहा जो है मृत हो गया। तो कहने का मतलब है कि इस उग्र विभेद से चूहा मर जाता है, निमोनिया हो जाता है, इससे नहीं हो जाता है, और दोनों को मिलाकर दिया तो भी चूहा मर गया। तो यहाँ पर जरूर इसके अंदर कुछ भी ऐसा पदार्थ या ऐसा कुछ कारक था जिसने जो एस सेकेंड या आर सेकेंड जो था अनुग्र विभेद, उसे एक उग्र विभेद में परिवर्तित कर दिया। तो इस प्रकार ये प्रयोग यहाँ पर पुष्टि करता है डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। डीएनए अंगुली छाप या फिंगरप्रिंटिंग क्या है और इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। तो सबसे पहले ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, केमिस्ट्री में भी आता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो यहाँ पर बात करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती क्या है और किस प्रकार से इसे की जाती है, क्या इसके उपयोग हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी बात करते हैं डीएनए की संरचना की और उसकी आनुवंशिकता के बारे में। देखिए डीएनए की जो संरचना और आनुवंशिकता होती है प्रत्येक जीव में विशिष्ट प्रकार की होती है। मतलब हर जीव का एक अपना यूनिक डीएनए होता है जो दूसरे व्यक्ति से भिन्नता प्रदर्शित करती है, और प्रत्येक जीव का डीएनए क्रम उसके माता पिता एवं के डीएनए क्रम का संयोग होता है। और इस तकनीक के द्वारा, देखिए इसका उपयोग भी यही है, और इस तकनीक के द्वारा किसी व्यक्ति, अपराधी, बलात्कारी और किसी बच्चे के माता पिता की पहचान की जाती है। तो ये उपयोग भी इसमें जोड़ दिए गए हैं थोड़े से। और इस तकनीक द्वारा कपड़े पर प्राप्त रक्त के धब्बे भले ही कितने वर्ष पुराने हो, की सहायता से अपराधी की पहचान की जा सकती है ना। और भारतवर्ष में भी इस तकनीक का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था 1990 में हुआ था, और ये एक विवादास्पद माता पिता की पहचान के लिए मद्रास में किया गया था। अब यदि हम इसकी बात करते हैं इसकी उपयोगिता, तो देखिए यहाँ पर जो आपने पढ़ा कि इस तकनीक का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो वही सब उपयोग है। किसी भी संतान के सही माता पिता की पहचान करने में इस तकनीक का उपयोग किया जाता है। संदिग्ध माता पिता के बच्चे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की सहायता से उनको प्रमाणित करने में। इसी के साथ साथ समरूपी जुड़वा बच्चे जो होते हैं इनका डीएनए फिंगरप्रिंट एक समान होता है। इस प्रक्रिया से किसी भी दूसरी तरह का डीएनए फिंगरप्रिंट होने पर अलग किया जा सकता है। तो इस प्रकार इसके कुछ उपयोग हम इसमें बता सकते हैं, है ना। तो कुछ अपराधों की पहचान करने में, अपराधी की पहचान करने में भी इसका उपयोग होता है। अब थोड़ी सी यदि हम इस तकनीक की बात करें कि ये तकनीक आखिर होती कैसी है, तो कैसे इसको किया जाता है, तो यहाँ पर देखते हैं। देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो तकनीक होती है इसमें क्या होता है कि तकनीक के लिए जो व्यक्ति होता है उसके शरीर की रक्त कोशिकाएं, रक्त के धब्बे, बालों की जड़ों एवं वीर्य के धब्बों डीएनए को इनसे प्राप्त किया जाता है। फिर इसके बाद में डीएनए सैंपल को एंडोन्यूक्लियस प्रखंड की सहायता से पचाया जाता है। इसके बाद डीएनए के क्षारीय विलयन से उपचारित किया जाता है और फिर उसे एक हरित श्रृंखला में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसके उपरांत फिर डीएनए को बफर, संतृप्त फिल्टर पेपर से छाना जाता है और प्राप्त डीएनए को पेपर टॉवेल के ऊपर रखा जाता है। फिर इसके ऊपर नाइट्रोसेल्यूलोज की झिल्ली को रखा जाता है। तो ये वो तकनीक है जिसमें बताया जाता है कैसे कैसे कार्य करते हैं।
है ना। तो यहाँ पर आपको चाहे तो ये चीज ना भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका फिंगरप्रिंटिंग के बारे में थोड़ी सी बात बताएं और इसके उपयोग लिख दें। इसके ऊपर फिर 0.5 किलोग्राम का भार रात भर के लिए रख दिया था। ऐसे करने से नाइट्रोसेल्यूलोज की जो झिल्ली होती है इकहरे डीएनए अणु को अपने अंदर बंधित कर लेती है और फिर नाइट्रोसेल्यूलोज की झिल्ली को 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 से 3 घंटे के लिए रखा जाता है, जिससे डीएनए झिल्ली पर स्थित हो जाता है। तो इस प्रकार से जो नाइट्रोसेल्यूलोज की जो झिल्ली होती है उस पर डीएनए का जो प्रिंट होता है वो आ जाता है और अब इस डीएनए का रेडियोग्राफ तैयार करके प्रभावित व्यक्ति के डीएनए रेडियोग्राफ से मिला जाता है और फिर उसकी पहचान कर ली जाती है। तो इस प्रकार से इस तकनीक का उपयोग जो होता है किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मानव जीनोम परियोजना की विशेषताएं लिखिए। तो देखिए ये जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न महत्वपूर्ण है, पर यदि हम इसकी बात करते हैं इसकी विशेषताओं की, तो विशेषताएं आपकी थोड़े से कुछ समझाने के बाद में आएंगी, है ना। देखिए मैं जो यहाँ पहले बता रहा हूँ ये आपका उत्तर नहीं है, पर परियोजना को थोड़ा समझना जरूरी है, इसलिए यहाँ पर इन चीजों को मैं बता रहा हूँ, फिर हम इसकी विशेषताओं को देखेंगे। देखिए सबसे पहले मानव जीनोम जो योजना या परियोजना जो होता है, एक प्रकार का प्रोजेक्ट है, ये एक महायोजना या मेगा प्रोजेक्ट कहलाती है। अब ये प्रश्न इस प्रकार से भी आ जाता है कि मानव जीनोम परियोजना एक मेगा प्रोजेक्ट कहलाती है, क्यों, समझाइए। तो ये आपका उत्तर है, परंतु इसकी विशेषताएं अलग रहेंगी। अगले पेज पर हम उसको देखेंगे, तो थोड़ी सी इसके बारे में बात करते हैं। इस योजना के उद्देश्यों को ध्यान देते इसके विस्तार आवश्यकता के बारे में भी हम कल्पना कर सकते हैं। देखिए मानव जीनोम के अंदर लगभग 3 × 10⁹ क्षार युग्म जो होते हैं ये मिलते हैं और यदि हम इनका अनुक्रम जानने के लिए प्रति क्षार $3 खर्च करते हैं तो पूरी योजना पर जो खर्च होने वाली राशि होगी लगभग $9 बिलियन होगी। और इस प्रकार से प्राप्त जो अनुक्रम होंगे उनको टंकणित रूप में किताब में यदि संग्रहित भी करें तो फिर प्रत्येक पृष्ठ में 1000 अक्षर हों, तो इस प्रकार की 1000 पृष्ठों वाली किताबें होंगी। और तब इस तरह से मानव कोशिका के डीएनए सूचनाओं को संकलित यदि हम करते हैं तो हमें 3300 किताबों की आवश्यकता होगी। देखिए एक किताब में के एक पृष्ठ में 1000 अक्षर होंगे, प्लस बुक में जो पृष्ठ होंगे वो भी 1000 होंगे, और ऐसी किताबें हमें 3300 किताबों की आवश्यकता पड़ेगी मानव कोशिका के डीएनए की जो सूचना उसको सिर्फ संकलित करने के लिए। तो इस प्रकार से ये एक बड़ी संख्या में आंकड़ों की प्राप्ति के लिए यहाँ पर उच्च गणितीय संगणक साधन की भी आवश्यकता होती है। साथ ही साथ आंकड़ों का जो संग्रह करेंगे उनका विश्लेषण पुनः उपयोग में भी सहायता मिलती है। तो यहाँ पर HGP यानी कि जो मानव जीनोम परियोजना है के बारे में जीव विज्ञान के इस नए क्षेत्र का तेजी से विस्तार संभव हो पाया है, जिससे जैव सूचना या बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। अब देखिए इसके कुछ लक्ष्य हैं इस जीनोम परियोजना के। तो मानव डीएनए में मिलने वाले जो HGP कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य निम्नलिखित हैं इसके। इसमें 2000 से 20,000 से 25,000 सभी जीनों के बारे में पता लगाना। इसी के साथ में मानव डीएनए को बनाने वाले 3 बिलियन रासायनिक क्षार युग्मकों के अनुक्रम को निर्धारित करना और उपरोक्त जानकारी को आंकड़ों के रूप में संग्रहित करना। इसी के साथ में आंकड़ों का विश्लेषण है तो नई तकनीक का सुधार करना और योजना द्वारा उठने वाले नैतिक, कानूनी, सामाजिक मुद्दों के बारे में भी विचार करना। तो ये तो मानव जीनोम परियोजना के बारे में कुछ जानकारी थी। अब हम देखते हैं इस परियोजना की विशेषताएं क्या है। तो देखिए यदि विशेषताओं की यदि बात करते हैं तो मानव जीनोम परियोजना जो है इसकी कुछ विशेषताएं इस प्रकार से है। मानव जीनोम 3164.7 करोड़ यहाँ पर क्षार युग्म मिलते हैं और औसतन प्रत्येक जीन में लगभग 3000 क्षार स्थित हैं और जिनके आकार में भी विभिन्नताएं मतलब अलग अलग आकार के हैं। और मनुष्य के अभी तक सबसे बड़ी जो जीन है वो है डिस्ट्रोफिन में लगभग 2.4 करोड़ क्षार मिले हैं। जीन की संख्या यदि बात करें तो 30,000 है, जो कि पहले अनुमानित संख्या 80,000 से और 1,40,000 से काफी कम है। लगभग सभी लोगों में मिलने वाले न्यूक्लियोटाइड्स क्षार एक समान है।
खोजी गई 50% से अधिक जीन के कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त है और 2% से कम जीनोम प्रोटीन को कूट करते हैं या कूट लेखन करते हैं। मानव जीनोम के एक बहुत बड़े भाग का निर्माण पुनरावृत्ति अनुक्रम के द्वारा होता है। पुनरावृत्ति अनुक्रम डीएनए के फैले हुए भाग हैं और जिनकी कभी कभी 100 से 1000 बार भी पुनरावृत्ति होती है, जिनके बारे में ये विचार है कि इनका सीधा कूट लेखन से कोई भी कार्य नहीं है, लेकिन इनमें गुणसूत्र संरचना, गतिकी व विकास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और गुणसूत्र में एक में सर्वाधिक जीन जो कि 2968 है और वाई गुणसूत्र में सबसे कम जीन 231 मिलते हैं। वैज्ञानिकों ने मानव में लगभग 1.4 करोड़ जगहों पर एक हरड़ क्षार, एकल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म जैसे स्निप्स कहा जाता है का भी इसमें पता लगाया है। तो इस प्रकार हम इसकी विशेषताएं बता सकते हैं। क्वेश्चन हमारा मानव जीनोम की विशेषताओं का ये, तो ये हमारा यहाँ पर उत्तर बनेगा इस प्रकार से। अब यदि बात करते हैं तो जो 5 अंक के क्वेश्चन थे ये यहाँ पर समाप्त होते हैं। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे, उत्तर आपको कैसे लगे, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी एक और नई किसी अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।